सेंटेंस तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका क्या निकलेगा, मीनिंग निकलेगा, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक क्या? सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में कितनी पांच चीजें हो सकती हैं? चार। कौन कौन? POCA, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स। ठीक, उसके बाद पढ़ा हमने कौन सा सेंटेंस? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में क्या था? असर्टिव सेंटेंस में कोई ना कोई क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ चले गए? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, इसका स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर्स, या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर हो सकता है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में दो कंडीशन देखी थी, नोट वाली और विदाउट नोट वाली। अगर नोट आएगा तो नोट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगी और स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस। ठीक है, और अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वाक्य को क्या बनाते हैं? नेगेटिव। कौन से वर्ड थे? नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, ठीक, एटसेट्रा। उसमें वाक्य कैसा बनेगा? नेगेटिव। लेकिन वाक्य की संरचना कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। उसके बाद क्या हुआ? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब जिसमें क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन, या ये क्या करेगा? हमसे आंसर की डिमांड करेगा, कोई ना कोई जवाब मांगेगा। ऐसे क्वेश्चन इंटरोगेटिव कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो। एक कौन सा? और दूसरा WH वर्ड वाला। हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस अदर्स। हेल्पिंग वर्ब में तीन बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, स्टार्ट किससे होगा? ये स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। और अगर हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या से, और आंसर किस में आना है? यस या नो में आना है। WH वर्ड वाले, WH वालों में क्या कंडीशन? स्टार्ट किससे होंगे? WH से। हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो स्टार्ट में नहीं आएगा। कौन सा? क्वेश्चन वर्ड जो है स्टार्ट में नहीं आएगा। और आंसर किसके अकॉर्डिंग होगा? WH वर्ड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि WH वर्ड में एक WH वर्ड के बारे में बताया था मैंने आपको। कौन? हु। यानी हु जो है वाक्य में किसका काम कर सकता है? सब्जेक्ट। तो हु वाले वाक्य इंट्रोगेटिव तो होंगे, लेकिन इनकी संरचना कैसी बनेगी? सकारात्मक वाक्यों की तरह। और ऐसी कंडीशन वॉट के साथ भी हो सकती है, जब वॉट किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। जहां नोट आए और साथ में क्वेश्चन भी हो, इसका मतलब कैसा हो जाएगा? वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ये भी दोनों होंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले किससे स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ब से। स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस, और WH वर्ड होगा तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। उसके बाद हम कहाँ आए थे? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जनरली कौन सा मॉडल होता है? मे। इसमें क्या क्या हो सकता है? ब्लेसिंग हो सकता है, कर्स हो सकता है, प्रे हो सकता है और विश हो सकता है। डिजायर या विश वाला कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा था क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनके अंदर क्या होगा? ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, सजेशन हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, परमिशन भी कभी कभी हो सकती है। ठीक, लिख लिया था ये? ठीक है, लिखिए नीचे अगला नोट डालिएगा। स्टार्ट करते हैं अब आगे। नोट डालिए नीचे, डालिएगा नोट। लिखो, अकॉर्डिंग टू नोशंस, अकॉर्डिंग टू नोशंस, according to notions, according to notions, imperative sentence, according to notions, imperative sentence, imperative sentence can have, imperative sentence can have different patterns, different patterns, can have different patterns। उसके पैटर्न डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स।
डिफरेंट पैटर्न्स। नंबर 1, पहला, स्टार्टिंग विद, यानी ऐसे लिखो, सेंटेंसेस विद V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य। सेंटेंसेस विद V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य। सेंटेंसेस विद V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य। ऐसे डैश करना आगे और डैश करके लिखना ऑर्डर। ऑर्डर यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे इंपेरेटिव जिनकी शुरुआत हमेशा किससे होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी। ऐसे वाक्य जो होंगे वो हमेशा किसको डिनोट करेंगे? ऑर्डर को डिनोट करेंगे। ये जो वाक्य होते हैं सिंगल वर्ड का भी वाक्य हो सकता है ये, यानी ऐसे वाक्यों में, जैसे मैं आपको पहले बीच में समझा रहा था उस दिन, कि अगर मान लो ये लिखा हुआ है गो और बाद में फुल स्टॉप लग गया, इसका मतलब जब फुल स्टॉप लगा हुआ है तो वाक्य अपने आप में कंप्लीट है। फुल स्टॉप लगने का मतलब भी वाक्य क्या हो गया? कंप्लीट। अब इस गो के आगे जब फुल स्टॉप लगा है, इस गो का मतलब हो गया जाओ। ठीक, जैसे मैं कहूं ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसका मतलब दरवाजा खोलो। यानी जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसी को बोलेंगे तो हमेशा ऐसा वाक्य किसकी तरफ ले जाएगा? आपको ऑर्डर की तरफ ले जाएगा। जैसे कोई भी बोले आप गेट आउट, क्या होगा? किसका सेंस होता है? ऑर्डर का। कम इन, सब जब कुछ भी आप बोलोगे इसका मतलब ऐसी कंडीशन किसकी तरफ रिप्रेजेंट करेंगे? आपको ऑर्डर की तरफ। तो ऐसे वाक्य हमेशा किसके स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट होते हैं। लेकिन इनकी दो कंडीशन होती है, ये भी आगे जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो आपको काम में आएगी, यही ध्यान रखना। एक तो लिखा है गो वाला, और गो के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, इसका मतलब इसमें केवल और कौन है? वर्ब है। कौन है? ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा सेंटेंस क्या है? ओपन द डोर, इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यानी यहां दो कंडीशन हो सकती है सेंटेंस विद वर्ब की फर्स्ट वाले वाक्यों में, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक, ऑब्जेक्ट वाले भी हो सकते हैं और विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब इन वाक्यों का सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यू। समझाया था मैंने, जब सब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है? यू। तो इसका सब्जेक्ट छुपा हुआ है, यू है, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ये तय है कि ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। ठीक है, दिस सेंटेंसेज स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उतार लो, वाक्य उतार लो। गो, फुल स्टॉप लगाओ और लिखो ब्रैकेट में गो वाले वाक्य में आगे ब्रैकेट लगा के, है ना? विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। और दूसरा लिखो ओपन द डोर और लिखो ब्रैकेट में विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट। एक हो गया विदाउट ऑब्जेक्ट और दूसरा हो गया विद ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो विदाउट ऑब्जेक्ट या विद ऑब्जेक्ट। और जनरली किसका सेंस देंगे? ये ऑर्डर का सेंस। ये तो पहला पैटर्न हो गया। सेकंड, दूसरा लिखिए, इसमें लिख लिया। ये क्लियर हो गया क्या? अरे इसमें क्या होगा? ऑर्डर होगा। कंडीशन दो है, विद और विदाउट ऑब्जेक्ट। सेकंड, प्लीज ऑब्लिक काइंडली प्लस V1 वाले वाक्य लिखो। प्लीज ऑब्लिक काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज ऑब्लिक काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज ऑब्लिक काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य। और डैश करके लिखना, इसमें क्या होता है? रिक्वेस्ट का सेंस होता है। इन वाक्यों में किसका भाव होगा? रिक्वेस्ट का भाव होगा। तो दूसरी कंडीशन, हमने पहला पैटर्न अभी क्या पढ़ा? कि पहला पैटर्न हमने पढ़ा है कि देखो क्या होगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें प्लीज और काइंडली नहीं है। इसमें और इसमें अंतर यही है कि इसी के साथ अगर प्लीज और काइंडली लगा दें तो हमें किसकी तरफ ले जाएगा? रिक्वेस्ट की तरफ ले जाएगा। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जो पहले हमने गो लिखा था अब इसको क्या कर दो? प्लीज गो। और जो ओपन द डोर लिखा था उसको क्या कर दो? प्लीज ओपन द डोर।
ठीक है, एक हो गया, दोनों में काइंडली भी हो सकता है, प्लीज भी हो सकता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस हमेशा कौन सा नोशन देंगे आपको, रिक्वेस्ट वाला देंगे। पर यहां भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज, हमेशा और हमेशा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी है, फर्स्ट फॉर्म ही होनी है। ठीक, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरा लिखिए, थर्ड, डू नॉट प्लस V1, डू नॉट प्लस V1, डू नॉट प्लस V1, डू नॉट प्लस V1। अगर डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब ऐसे वाक्य कहां ले जाएंगे, ये प्रोहिबिशन की तरफ, मना करने के लिए, इनकार करने के लिए, ठीक, डिनाई करने के लिए, नेगेशन के लिए हम डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डू नॉट गो, डू नॉट गो, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट गो मतलब क्या हुआ, मत जाओ, ठीक, मना कर रहे हैं, डू नॉट गो, मत जाओ। तो यहां क्या है, डू नॉट के साथ कौन सी फॉर्म वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे सेंटेंस में किसका भाव होगा, प्रोहिबिशन का भाव होगा। ठीक, इसमें भी ऐसे भी दूसरा वाक्य ऑब्जेक्ट के साथ भी लिख सकता हूं, डू नॉट ओपन द गेट, डू नॉट ओपन द गेट, दरवाजा मत खोलो। तो ये क्या हो गया, विदाउट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, विद ऑब्जेक्ट। डू नॉट गो और दूसरा डू नॉट ओपन द गेट। तो पहले वाला विदाउट ऑब्जेक्ट और दूसरा विद ऑब्जेक्ट, बहुत काम आएंगे बाद में, ध्यान रखना इनको आगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो डू नॉट गो ये क्या हुआ, विदाउट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, विद ऑब्जेक्ट। इस डू नॉट वाले वाक्यों में एक कंडीशन और हो सकती है कि कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा इसको और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है और वाक्य को थोड़ा और बढ़ा देता है। क्या कहा इसने, प्लीज डू नॉट गो, कृपया मत जाओ, प्लीज डू नॉट गो। इसका मतलब यहां क्या लगा दिया इसमें, प्लीज। तो ये एक तरह से प्लीज लगाने पे इसमें क्या हो गया, रिक्वेस्ट का सेंस हो गया। क्या हो गया इसमें, रिक्वेस्ट का भाव हो गया। तो कभी कभी डू नॉट वाले वाक्यों में भी क्या ऐड कर देते हैं साथ में, प्लीज ऐड कर देते हैं। यहां भी किसका सेंस हो जाएगा, रिक्वेस्ट का सेंस हो सकता है। तो डू नॉट में तीन कंडीशन है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या हो जाएगा, प्लीज वाले। तो जब डू नॉट के साथ प्लीज लग जाए, इसका मतलब इन दैट कंडीशन ये किसका सेंस देता है, रिक्वेस्ट का सेंस देता है। तो लिख लो इसमें आगे रिक्वेस्ट। तो देखो, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, इसका पैसिव अलग तरीके से बनेगा, इसका पैसिव अलग तरीके से बनेगा, इसका पैसिव अलग तरीके से बनेगा। तीनों का पैसिव वॉइस बनने का पैटर्न अलग है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि तीन तरह की कंडीशन हो गई। एक डू नॉट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, एक प्लीज के साथ डू नॉट है। तो तीनों की कंडीशन अलग अलग होगी, तीनों का वॉइस अलग तरीके से बनेगा। पर याद रखना कि डू नॉट वाले वाक्यों की कंडीशन हमने कितनी पढ़ी है, तीन। सिंगल डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट के साथ ऑब्जेक्ट वाला और प्लीज वाला। चौथी कंडीशन, फोर्थ, सेंटेंसेस रिलेटेड टू लेट, लेट वाले वाक्य, सेंटेंसेस लेट वाले वाक्य, सेंटेंसेस रिलेटेड टू लेट, लेट वाले वाक्य, सेंटेंसेस रिलेटेड टू लेट, लेट वाले वाक्य। इसमें भी देखो, एक तो होता है लेट प्लस अस। क्या, लेट के साथ किसका इस्तेमाल होगा, अस का, लेट प्लस
अस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे। तो एक तो होता है लेट के साथ क्या, अस। मैंने कहा लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस गो फॉर अ वॉक, इसका मतलब क्या हुआ, लेट अस गो, हमें चलना चाहिए किसके लिए, फॉर अ वॉक, चलो घूमने चलते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो घूमने चलते हैं तो क्या बोल रहा है ये, प्रस्ताव दे रहा है, क्या दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है। इसका मतलब ये प्रपोजल का सेंस हो सकता है, प्रस्ताव का सेंस हो सकता है। ठीक, तो लेट के साथ जब अस आए, लेट प्लस अस हो, लेट के साथ अस हो, तो हमें किसका सेंस देगा ये, प्रपोजल का सेंस दे सकता है, किसका, प्रपोजल का। ठीक, देखो लेट मी गो, इसका मतलब मुझे जाने दो। यहां क्या मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है, तो दोनों में अंतर है। लेट के साथ जब अस आएगा तो जनरली वो किसका सेंस देता है, प्रपोजल का, या कभी कभी हम कह सकते हैं किसका, सजेशन का। ये प्रपोजल या सजेशन की तरफ ले जाता है। लेकिन लेट के साथ कुछ अदर यूज करते हैं, लेट हिम गो, लेट मी गो, ऐसी कंडीशन में जनरली ये किसकी तरफ ले जाता है, परमिशन वाला केस है, और परमिशन वाली रिक्वेस्ट होती है इसमें। ठीक, लेट के साथ अस होगा तो सजेशन या प्रपोजल होगा, लेट के साथ मी है या कुछ और है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में किसका सेंस देगा ये, परमिशन का सेंस दे जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, यस और नो। तो लेट वाली कंडीशन, लेट में अस, और अस के अलावा और दूसरा पार्ट, दूसरे में जाएंगे तो किधर ले जाएगा, परमिशन की तरफ जाएंगे, और लेट के साथ अस है तो प्रपोजल और सजेशन है। ठीक, अच्छा लेट मी और लेट अस में और लेट देम में क्या अंतर है, एक तो कह रहा है लेट अस गो फॉर अ वॉक, और एक है लेट देम गो फॉर अ वॉक, क्या अंतर है, नहीं समझ में आया, मैं बोल रहा हूं सुनो। लेट अस गो फॉर अ वॉक, इसका मतलब चलो अपन घूमने चलते हैं, समझ रहे हो। जब मैं कह रहा हूं लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो घूमने चलते हैं, मतलब मैं भी चलूंगा साथ, समझ रहे हो। और जब मैं कह रहा हूं लेट देम गो फॉर अ वॉक, मैं नहीं हूं शामिल उसमें। ठीक है, समझ गए। तो ये भी ध्यान रखना, एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से। तो लेट अस जब बोल रहे हैं तो उसको खुद को क्या करते हैं, शामिल, और जब खुद को शामिल कर रहे हैं तो यहां अस हो रहा है, और अस की जगह, अच्छा ये मैं कहना चाह रहा हूं कि वी में और दे में क्या फर्क था, अब तो ये मान लीजिए बात एक ही है कि वी में और दे में क्या फर्क होता है, वी में बोलने वाला शामिल और दे में बोलने वाला शामिल है ना। वी आर नालायक, इसका मतलब आई एम ऑल्सो नालायक, और दे आर नालायक मतलब आई एम नॉट नालायक। ठीक है, तो जब बोलने वाले को शामिल करना है इसका मतलब वी है, और बोलने वाले को शामिल नहीं करना है इसका मतलब, ठीक है। तो जब ये कह रहा है लेट अस गो फॉर अ वॉक, अगर मैं ये कहता हूं कि चलो घूमने चलते हैं, और तुम पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय उसका दे कर देते हो, मतलब मेरे को तो छोड़ दिया तुमने, साथ तो शामिल मेरे को भी करना है, इसीलिए ऐसी कंडीशन में अस चेंज नहीं होता, वहां वी का वी रह जाता है, कारण कि जो बोल रहा है उसको भी क्या करना है, हमें शामिल करना है। तो जब लेट अस बोल रहे हैं इसका मतलब उसमें बोलने वाला शामिल है, और जब दे या देम बोल रहे हैं इसका मतलब उसमें बोलने वाला शामिल नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो लेट के साथ अस होगा तो प्रपोजल और सजेशन का सेंस होगा, और लेट के साथ अदर होगा तो कहां ले जाएगा, परमिशन की तरफ ले जाएगा। ये सारे के सारे सेंटेंस कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक, जनरली इंपेरेटिव सेंटेंस को देख के आपको टेंस का पता नहीं लगता है, नहीं लग रहा टेंस का पता, क्योंकि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, टेंस वेंस का कोई सिस्टम नहीं होता, पर जनरली ये सारे वाक्य प्रेजेंट की तरफ मूव करते हैं, प्रेजेंट की तरफ ले जाते हैं, बाकी इनका खुद का अपना कोई टेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कितनी कंडीशन हो गई, चार। पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य, दूसरा प्लीज काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य, तीसरा डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य, और चौथा लेट वाले वाक्य। अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब ऑर्डर का सेंस होगा। ठीक, प्लीज काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब रिक्वेस्ट का सेंस होगा, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रोहिबिशन है। ठीक है, डू नॉट के साथ में अगर प्लीज भी लग जाए तो क्या होगा, रिक्वेस्ट का सेंस हो जाएगा। और चौथी कंडीशन क्या है, लेट वाले वाक्य, तो लेट में लेट के साथ अस है इसका मतलब प्रपोजल या सजेशन है, और कुछ अदर है इसका मतलब क्या है, उतार लो।
इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है क्या? हाँ हिडन होता है, कितनी बार तो बता चुका हूँ, सब्जेक्ट हिडन होता है। कर दिया? हो गया क्या? तो ये कौन से सेंटेंस हो गए आपके? लेट वाले वाक्य हो गए। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हो गए? 4। सेंटेंस विद स्टार्टिंग विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लेट वाले वाक्य। लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इंपेरेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। ऑब्जेक्टिव को इच्छा सूचक या कामना सूचक। और एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक है ना, ठीक है। विस्मय, विस्मयादिबोधक। विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य होता है, ठीक। विस्मय मतलब आश्चर्य। देखिए इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहले समझ लो फिर लिखना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है सबसे, वो है सडन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितने भी होते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या होता है? सडनली कोई चीज होना, अचानक से। क्योंकि ये कहते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इमोशंस कब आएंगे? इमोशंस कब आएंगे इंसान में? इमोशंस तो कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सडन इमोशंस की बात कर रहा है ये। सडन इमोशन होंगे ना, उसी को हम किधर ले जाएंगे? एक्सक्लेमेशन। अरे भाई अगर कोई ये कहे कि मैं आज उदास हूं, अगर आपसे कोई आके कहे कि मैं आज उदास हूं, तो इसमें क्या सडन है बताओ? और कोई आके मैं आज खुश हूं, इसमें तो कोई खुश, ठीक है भाई, खुश है तो ठीक है, उदास है तो भी, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी भाव नहीं आएगा। ये मतलब भाव तो आएगा लेकिन वो कहां नहीं आएगा? सडन नहीं होगा। और जब सडन नहीं होगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नहीं आएंगे। मैं उदास हूं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है? मैं उदास हूं ये कौन सा वाक्य है? और इतना क्या सोच रहे हो? अरे मैं उदास हूं सकारात्मक वाक्य है, इतना क्या सोच रहे हो भाई? अरे मैं उदास हूं कैसा वाक्य है? मैं उदास नहीं हूं, क्या मैं उदास हूं? क्या मैं उदास नहीं हूं? इसमें क्या सोच रहे हो? मैं उदास हूं तो पता नहीं क्या हो गया। कमाल कर दिया तुमने तो यार, हद करते हो। मैं उदास हूं कैसा वाक्य है? सकारात्मक। इसमें सडन कुछ आया क्या? सडनली भाव नहीं आया। इसका मतलब कैसा वाक्य होगा ये? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होगा, सकारात्मक वाक्य की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सडन कोई ना कोई भाव आना चाहिए, तभी वाक्य कैसा होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगा। और इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं तुम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मान लो, सपोज करो तुमने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया। मान लो तुमने क्या दिया? सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया और पेपर तुम्हारा बहुत खराब हुआ, बहुत खराब, जितना तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे भी खराब। कल्पना तो कर ली होगी बाय चांस खराब होने के बाद लेकिन मान लो तुम्हें उम्मीद थी उससे भी ज्यादा पेपर खराब हो गया, ठीक है, खराब हुआ। तो आप क्या होंगे? खुश होंगे कि उदास? उदास थे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। रिजल्ट आया जिस दिन, तो जो बेचारे खुश थे, जिनके नंबर बढ़िया हो रहे थे, वो तो अखबार में क्या देख रहे होंगे बताओ? नंबर ढूंढ। अखबार में तो कौन देखता है आजकल? मोबाइल में अपने नंबर ढूंढ रहे होंगे, मिल गए उनके नंबर। आपने ढूंढने की हिम्मत करी क्या? कि बढ़ने दे, क्या देखना है, अपने पहले पता है, ठीक। तो अपने को तो देखना ही नहीं है। तभी आपके मान लो कोई भाई का या पेरेंट्स का फोन आता है कि तूने रिजल्ट देखा क्या? कि नहीं, क्या हुआ?
कि तू परीक्षा में पास हो गया, क्या हो गया? बताओ क्या करोगे आप? बताओ बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? तो ये अचानक हो गया ना कि ये क्या हो गया, तो उस समय तो मान लो ये दीवार को भी पार करके ऊपर पहुंच जाओ आप। इसका मतलब सडनली आप में इमोशन आया और फिर दौड़े दौड़े आप गए किसके पास? फोन किया भाई ने, मम्मी के पास पहुंच गए। मम्मी के पास पहुंच के आपने क्या कहा? हुर्रे मम्मी मैं पास हो गई। तो आपके मुंह से अचानक क्या निकला? अब हुर्रे ना निकले, जिसकी जैसी भाषा है वो निकल जाएगा। भाई आप अपनी भाषा में जो भी खुशी में वर्ड बोलते होंगे, अंग्रेज होता तो क्या बोलता वो? हुर्रे। आप जो भी बोलते होंगे क्या बोलते हैं खुशी में? या मत बताओ, आपको पता होगा, मन में सोच लो जो भी बोलते हैं। इसका मतलब सेंटेंस कैसा होगा? हुर्रे आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम। हुर्रे आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम। अगर इस हुर्रे को गायब करो ना, ये वाक्य कैसा बन गया? सकारात्मक। इसका मतलब ये जो वर्ड इस्तेमाल किया आपने, और इस्तेमाल आप करते नहीं हो, ऐसे वर्ड अपने आप ही आते हैं, आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सडनली आएंगे, क्योंकि भाव क्या होंगे? सडन इमोशंस होते हैं। और सडन इमोशंस वाले वाक्य कौन से होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, और बताता हूं एग्जांपल। मान लो आप नए जूते वूते कोई खरीद के लाए, कपड़े उपड़े पहन के आए, ठीक, और बहुत खुश हैं आज, रिजल्ट भी आपका अच्छा आ गया। खुश हो गए घर वालों? रिजल्ट तो आया अभी, हुर्रे हो ही गया, ठीक। और कोचिंग में भी आ गए, मिठाई खिलाने में आ गए, आप मिठाई खिला के वापस जा रहे हो बड़ी आराम से, खुश हो, चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, साथ में एक दो दोस्त और हैं, देखा नहीं है साइड में इधर उधर, और आगे गोबर पड़ा है बहुत भारी सा मान लो, और आपका सडनली पैर टिका किसमें? गोबर में। तो क्या निकलता है आपके मुंह से? जो भी आपकी भाषा में होगा वो निकलेगा। तो अगर कोई अंग्रेज होगा तो क्या बोलेगा? बोला उफ, ओहो। इसका मतलब क्या हो गया? ये उफ वाला भाव हो गया। तो ये भी अचानक से निकलेगा आपके मुंह से, उफ नहीं निकले, जो भी आप निकालते हो निकल जाएगा, लेकिन ये भी अचानक से भाव आएगा। तो यहां किसका सेंस आया? हुर्रे। यहां क्या हुआ? उफ हुआ। और मान लो सडनली किसी के परिवार में अचानक से कोई न्यूज आए, फोन पे कोई सूचना सुने कि यार उसके फादर की मदर की डेथ हो गई अचानक से, तो क्या होगा? दुख होगा। इसका मतलब अचानक से वहां भी आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकलेगा, अलास हिज मदर इज नो मोर, पता नहीं उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, माता इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब हर चीज सब में कॉमन चीज क्या आई आपकी? सडन। तो इमोशंस नहीं है, कहीं कहीं आप पढ़ लेते कि इमोशनल सेंटेंस, हाँ इमोशंस को रिप्रेजेंट किया जाता हो ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ऐसा नहीं है। सडन इमोशंस, और जब सडन इमोशंस आएंगी तो ऐसे कोई ना कोई वर्ड आएंगे, ठीक। तो जनरली क्या आ गया? हुर्रे आ गया। हुर्रे में किसका भाव हो गया? खुशी का भाव हो गया। उफ डिस्गस्टिंग भाव हो गया। अलास दुख का भाव हो गया। दो वर्ड और होते हैं, कभी कभी आपने नहीं पढ़े हो शायद, एक वॉट और एक हाउ। वॉट और हाउ से भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें लगता है कि वॉट और हाउ क्या है? WH वर्ड है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ही बनते होंगे, लेकिन वॉट और हाउ से क्या हो सकता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बन जाएंगे। पहचानेंगे कैसे? कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो इनके लास्ट में क्या लगा होगा, ठीक है, और अगर ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे तो इसका मतलब, ऐसे वाले क्वेश्चन वाले नहीं होंगे, ये होंगे, इसका मतलब क्या लगा होगा लास्ट में? मान लो आप जा रहे हैं बाहर, सडनली जो भी आपकी, मान लो आपने कोई कार देखी बहुत बढ़िया, तो आपके मुंह से क्या निकला? व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, कितनी अच्छी कार है, ठीक। और मान लो कोई क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक, आपको आ नहीं रहा, और कोई दूसरा दोस्त आया आपका, मान लो उसने कहा ये क्वेश्चन यार लो मैं कर देता हूं, और उसने फटाक से क्या कर दिया? हल कर दिया। अचानक से उसको क्या होगा? खुद पे प्राउड बोलेगा, हाउ इंटेलिजेंट आई एम, देखो मैं कितना होशियार हूं, मैंने 1 मिनट में क्वेश्चन हल कर दिया। तो इसका मतलब व्हाट से करो या हाउ से, दोनों से भी कैसे वाक्य बन सकते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य बन सकते हैं। इसमें भी लास्ट में क्या होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा। तो ऐसे सभी सेंटेंस कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, पहला कि इनके सडन वाले सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सडन इमोशंस होंगी। कैसे इमोशंस? सडन इमोशंस। दूसरा, इनमें क्या लगा होगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा। और तीसरा, कुछ WH वर्ड भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कौन बना रहा है? व्हाट और हाउ। नहीं आया समझ में? यस और नो? ये सेंटेंस कौन से सेंटेंस? क्लियर है? कैसे होगा? अचानक होगा। जो भी होगा वो अचानक होगा। वाक्य कौन सा बनेगा? लिख लो, लिखो। दो सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आगे लिखना, दो सेंटेंसेस which denote, DENOTE,
which denote or express, EXPRESS, express करना, express, denote or express sudden emotions, sudden emotions, अंडरलाइन करो इसको, सडन इमोशंस को, सडन इमोशंस, ठीक है। इसका मतलब सडन इमोशंस को मेनली इसमें फोकस करना है, और सडन इमोशन होगा तभी हमारा क्या बनेगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। दो सेंटेंसेस विच डिनोट्स और एक्सप्रेस सडन इमोशंस आर टर्म्ड एज TERMED, TERMED, termed as exclamatory sentences, exclamatory sentences। तो एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी सब तो बकवास है। क्या? सडन इमोशंस, नंबर एक, पहली बात। नेक्स्ट नोट डाल के नीचे लिखो, these sentences इंक्लूड करना, सेंटेंसेस किया है ना, इंक्लूड एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, MARK लिखा। एक्सक्लेमेटरी मार्क के आगे ब्रैकेट लगाना और ऐसे कर देना, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ब्रैकेट बंद कर दो, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी वर्ड, ठीक है। दो चीजें जरूर मिलेंगी आपको इसमें, क्या? एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा या नहीं, साथ साथ में एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी होगा, यानी मार्क और वर्ड दोनों मिलना जरूरी है। उनके बिना वाक्य कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? एफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नोट भी हो सकता है, और विदाउट नोट भी हो सकता है, ठीक है। वाक्य उतारो, जैसे दो तीन एग्जाम्पल लिखो। लिखो पहले लिखो सम इंपॉर्टेंट एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, सम इंपॉर्टेंट एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, इसी में नीचे लिखो, नीचे इस वाक्य मत लिखना, नीचे लिखो सम इंपॉर्टेंट एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, सम इंपॉर्टेंट एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। इमोशंस लड़कियों में ज्यादा आते हैं कि लड़कों में? हुर्रे, इमोशंस नहीं पूछा मैंने, सडन इमोशंस पूछ रहा हूं। सडन इमोशंस लड़कों में ज्यादा आते हैं कि लड़कियों में? लिखो हुर्रे, कोमा, अलास, ओ माय गॉड, उफ। ये उफ की स्पेलिंग आपको UGH भी मिल जाएगी, और कभी कभी UF या UFF भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसी दिखे वैसे ही चल कर लेना, समझ जाना उफ ही है वो, UF भी है UFF भी है दोनों। ओ गॉड ग्रेशियस, ओ गॉड ग्रेशियस, GRACIOUS, ओ गॉड ग्रेशियस। ब्रेओ, 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 वॉट वाले वाक्य ऐसे करना, वॉट क्या डैश करके,
और हाउ वाले वाक्य। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, और सबके साथ में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होगा। ये कौन से सेंटेंस कहलाएंगे, तो तीन चीजें, नंबर एक, पहला बोलो सडन इमोशंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क और एक्सक्लेमेटरी वर्ड। कौन सा सेंटेंस, वाक्य लिख लो, लिखो, हुर्रे लगाओ एक्सक्लेमेटरी मार्क हुर्रे के आगे, आई हैव, आई हैव I have won the match. I have won the match. I have won the match. समझ रहे हो, सडनली हुर्रे आई हैव won the match. दूसरा लिखो, दूसरा वाक्य, alas his father is no more. His father, his HIS. Alas his father is no more, है ना, सडनली आ गया। अब दो उसके और लिख लो, लो, what a beautiful, what a beautiful, what a beautiful, क्या, what a beautiful flower it is. What a beautiful flower it is. अभी तक बहुत सारे काम आते हैं, अब ये सेंटेंस देके आपसे कहेगा इसको एफर्मेटिव वाक्य में बदलो, तो क्या करेंगे, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, हो गया काम खत्म। इसका पैसिव वॉइस बनाओ, इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओ, इसलिए यही नहीं छोड़ना है इनको, बहुत आगे तक अभी काम आएंगे, परेशान करेंगे, इसलिए याद करना है इनको। हाउ स्टूपिड आई एम, मैं कितना मूर्ख हूं, हाउ स्टूपिड आई एम, हाउ स्टूपिड, STUPID, हाउ स्टूपिड आई एम, इसका मतलब मैं कितना मूर्ख हूं। हाउ फूल ही इज, हाउ फूल ही इज, कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, समझ जाएंगे। तो इनमें सब में खास बात क्या है, नंबर एक सडन इमोशन है, दूसरा एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और तीसरा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ठीक, इतने ही प्रकार के वाक्य आपको पढ़ने हैं, और इतने प्रकार के वाक्यों से आपका काम चल जाएगा। ऐसा कोई वाक्य जो पैटर्न समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क मी, और समझ में आ गया तो पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रिवाइज कर लो 1 मिनट के लिए। किसके साथ, नहीं कोई जरूरी नहीं है, सिंगुलर है ना ये, इसको प्लूरल होगा तो हो जाएगा, हैं, ये तो सिंगुलर है ना, इस पर डिपेंड करता है। ये कैसा है, ये है, इसके अकॉर्डिंग है, ये वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, इसका किससे मतलब इससे, बट जनरली हम एक चीज के लिए करते हैं ना ये, इसलिए आपको लगता है उसके साथ होगा, समझ गए, ये इसके अकॉर्डिंग है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू वॉट, इट इज अकॉर्डिंग टू दिस फ्लावर,
और ये एक के लिए होगा क्योंकि हम एक ही चीज लगेगी इतनी ब्यूटीफुल, इसलिए जनरली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जिस पे आपको सडन आश्चर्य होगा तो ऐसी चीज तो एक ही होगी जनरली, इसलिए बिकॉज वो एक सिंगुलर होते हैं। हो गया, क्लियर हो गया। इधर ऑनलाइन वालों तुम भी बोलना, कोई डाउट हो तो बोलना, बाकी छोड़ा नहीं, ऐसा कोई डाउट वाला सिस्टम होगा नहीं। स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। कुछ वाक्य लिख रहा हूं, आपको ये बताना है कि कौन से प्रकार का वाक्य है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कि वाक्य कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, कौन सा है। और अगर इंपेरेटिव ढूंढेंगे तो उसमें ये देखना है कि कौन सा भाव है, कौन सा सेंस है। ऑप्टेटिव में, इंपेरेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में आपको भाव ही बताना है कि कौन सा सेंस आएगा, ठीक है। चलिए,
हो गए, कर लें कुछ। व्हाट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। 8 नंबर है, व्हाट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। हो गए, कर लिए इधर दिनेश कुमार, ऐसे हंस के थोड़ा बोल कर लिए, सुस्त क्यों मिल रहा है, इतना उदास मत रहा कर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, प्रेयर लेट। चलो मिलाते हैं, अभी सब मिला लो, आप भी मिला लो ना। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड। कैसा सेंटेंस है? व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड। इंट्रोगेटिव की नेगेटिव या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव? ये ओनली नेगेटिव सेंटेंस है। अभी अपन जो जो मुझे पता है ना आपको दिक्कत आएगी, बाद में नहीं आएगी, समझा दूंगा सारी आपको। सारे जो तक क्या बोलते हैं उसको, नयन चक्षु सारे खुल जाए, अभी आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। तो जहां जहां भी आगे प्रॉब्लम आएगी सब यही आइडेंटिफाई कर लो, है ना। यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम लेटर, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई वॉन्ट टू क्लियर योर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। दूसरा है, सी कैन नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब कैसा वाक्य है? नेगेटिव। अभी समझाऊंगा एक एक, अभी मैं आपको बता रहा हूं। पहला हो गया नेगेटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, अभी तो मिला हुआ आप आंसर, फिर एक एक को डिस्कस करेंगे। तीसरा, वी नेवर अटेंड द क्लास। कैसा है ये? देखो एग्जाम में कई बार अगर आपसे ये दो चीजें पूछे, मान लो, या तो वी नेवर अटेंड द क्लास, मैं ये कह सकता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं ये भी कह सकता हूं कि असर्टिव सेंटेंस भी है। तो आपको जहां लग रहा है कि अफर्मेटिव असर्टिव दोनों आप भी पकड़ जाएंगे। असर्टिव मतलब क्या होता है? सामान्य कथन, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ऊपर वाला भी असर्टिव है, नीचे वाला भी असर्टिव है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, असर्टिव याद है ना? क्या होता है असर्टिव? सामान्य कथन होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। गॉड सेव द किंग, किस किस को आया इस वाक्य? हाथ ऊपर करना। कौन सा है आप बताओ? हाँ वेरी गुड, आप बोलो। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे नहीं टेंस के हिसाब से, ये करेक्ट फॉर्म भरवाता है आपसे बार बार। ये गॉड सेव द किंग बहुत बार, पता नहीं कितनी बार आ चुका है सेंटेंस। अभी करेक्ट फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको आएगा। अब देखो गॉड वैसे तो एक वचन है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
अगर एक वचन है तो इसका मतलब ये भी सेव्स होना चाहिए था ना, गॉड सेव्स द किंग होना चाहिए। अरे ही स्पीक्स इंग्लिश होता है कि ही स्पीक इंग्लिश होता है? ही स्पीक्स होता है, इसका मतलब गॉड क्या है, सिंगुलर है, तो ये क्या होना चाहिए, सेव्स। लेकिन ये सेव्स नहीं, यहाँ मे छुपा हुआ है, हिडन है इसमें। और जब मॉडल मे लग जाता है तो मे के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए गॉड सेव्स नहीं हुआ, ये गॉड सेव ही हो गया। नहीं तो गॉड सेव, बहुत बार क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि इसके साथ सेव आएगा या सेव जाएगा, या करेक्ट फॉर्म में भी आ जाता है कई बार। तो यहाँ छुपा हुआ कौन है, मे, अभी डिस्कस करेंगे, दोबारा से आते हैं। लेट हिम स्टार्ट अ न्यू कंपनी, इंपेरेटिव सेंटेंस, कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपेरेटिव में परमिशन वाला केस है, रिक्वेस्ट वाला केस है। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, कभी आरएस का एग्जाम दिया है, नहीं दिया, सोचा नहीं होगा, चलो कोई नहीं। इधर देखता हूं, ये क्वेश्चन आरएस के एग्जाम में एक बार आया, हेल्प द पुअर, अभी आगे बताऊंगा उसमें। उसने कहा इसका पैसिव वॉइस बनाओ। अब यहाँ तुम्हारे तो ऑप्शन आते हैं, टिक टिक बनाया देता है, उसमें से हलवा बनाना निकालना, वहां उसको बनाना होता है, ठीक। तो मैं इसको 3 तरह से बना रहा हूं, देखो। चार बना देता हूं। किस किस को आते हैं पैसिव वॉइस, हाथ ऊपर करना। किस किस को पैसिव वॉइस आते हैं, आपको, आपको, और इधर बस किसी को नहीं आते, आपको, दो को आते हैं। अच्छा कौन सा ठीक है इसमें से, ऑप्शन 4 है ना, इसका पैसिव वॉइस बनना है। आपको सिखाऊंगा अभी मैं, यहाँ नोशन समझाना चाह रहा हूँ इसका, इसलिए लिखा है मैंने, पैसिव नहीं सिखा रहा, इसका भाव समझाना चाह रहा हूँ, कौन सा सही है आप बताओ। चलो देखो इधर, अभी मैंने आपको एक वाक्य कहा, ओपन द डोर, पहले कल पढ़ाया होगा, ओपन द गेट, ओपन द डोर। इसमें क्या है, ओपन के साथ, ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक। अब इसका मतलब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा तो वाक्य में क्या होगा, ऑर्डर, क्या होता है, ऑर्डर होता है, समझ गए, ऑर्डर वाला केस होता है, यानी वाक्य में ऑर्डर का भाव हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस को देखो जरा, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये भी तो किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्प से। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हम यही पढ़ के आए हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य होंगे तो उसमें क्या होगा, ऑर्डर होगा। लेकिन इस वाक्य को देख के लग रहा है क्या ऑर्डर है, मैं आपसे कहूं कि हेल्प द पुअर, तो क्या करेंगे आप, ये ऑर्डर थोड़ी दे सकता हूं, ये क्या है, एडवाइस हो सकती है, सजेशन हो सकता है। तो कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनमें उसकी किसका भाव नहीं होता, ऑर्डर का भाव नहीं होता, उसमें एडवाइस हो सकता है या सजेशन हो सकता है, ठीक। अब एडवाइस या सजेशन हो सकता है बनाने को, तो अगर आप देखेंगे तो आरपीएससी तो महान है, वैसे तो कुछ भी कर लो। तो एक तो कंडीशन ये होती है कि इसके पैसिव वॉइस ऐसे बनते हैं, लेट द पुअर बी हेल्प, हालांकि इसके लिए यहाँ सुटेबल आंसर नहीं है। दूसरा यू आर ऑर्डर्ड, इसका कोई केस बनता ही नहीं है, भी इसका कोई सुटेबल आंसर नहीं है। तीसरा है यू आर एडवाइज्ड, तो ये थोड़ा थोड़ा चल जाता है, एडवाइज्ड वाला, एडवाइस वाला केस हो सकता है। लेकिन यू आर एडवाइस वाला, ये वाली कंडीशन हमें तभी इस्तेमाल करनी होती है जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, जनरली इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया साथ में पुअर। तो अब जब एडवाइस करते हैं किसी को, तो एडवाइस के लिए अंग्रेजी में एक मॉडल होता है, शुड। एडवाइस के लिए शुड का, कोई बच्चे पढ़ चुके होंगे मॉडल, आप में से कुछ नए आए होंगे नहीं पढ़ा होगा, शुड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ought to। इसका मतलब एडवाइस, तो यहाँ एडवाइस के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, शुड, और इसका आंसर क्या हुआ, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। सबका आंसर 90% यही होगा, सबका करके सही आए होंगे, लेकिन गलत केवल 1% बच्चे जिनको अंग्रेजी पढ़ी होगी तो उन्होंने कर दिया होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो आंसर शुड क्यों हुआ इसमें, क्योंकि इसमें किसका सेंस था, एडवाइस का। तो यहां से एक चीज आपके दिमाग में आ गई होगी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों में भी क्या हो, सजेशन का भाव हो या फिर एडवाइस का भाव हो, समझेगी नहीं।
अरे वर्ब की फर्स्ट वाले वाक्य में क्या होता है? ऑर्डर। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर ना हो, ये कैसे पता लगेगा? ये तो वाक्य को देख के समझ में आएगा, हेल्प द पुअर। ठीक, तो इसमें यहां ऑर्डर ना हो के क्या है बोलो? एडवाइस है। तो वाक्य तो इंपेरेटिव है, लेकिन इंपेरेटिव वाक्य में किसका भाव है? एडवाइस का भाव। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो इसमें किसका सेंस हो जाएगा? एडवाइस का। सीख लिया तुमने? ये सीखोगे तो मैं बहुत सारी चीज सिखाऊंगा, तो तुम नहीं सीखोगे तो बहुत सारी खा जाऊंगा मैं, मतलब काट लूंगा बीच में से ही। समझ गए आप? जितना सीखते जाओगे बहुत है, भंडार में निकालते जाऊंगा, लेकिन मुझे लगेगा ऊपर से जा रही तो मैं रुक जाऊंगा वहीं, रहने तो इनको नहीं पढ़ाना है। तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट है, शकल थोबड़ियां डाउन करोगा तो लगता है इनको समझ में नहीं आया, छोड़ो, इनके काम की चीज नहीं है, और फिर उसमें नाइंसाफी हो जाती है। समझ रहे हो आप? देखो, आपको लगता है कि मेरे को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती होगी, मेरे को बताओ आप ईमानदारी से। पहली बात तो जब फीस देते हो आप तब मिलती है। मतलब मजाक की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आप सिलेक्शन लेके आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। आज 2 दिन हो गए मेरे को, रीड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है जयपुर में। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, वहां बहुत सारे सब प्रिंसिपल लेक्चरर लगे हुए हैं। सबसे छोटा प्रिंसिपल मैं ही हूं उम्र में, लगभग सब बड़े हैं, 50-55 साल के होंगे। और जब वो बच्चे 40-40 साल की लड़कियां जब आके पैर छूती हैं सबके सामने, कम से कम 100 बच्चे कल होंगे, 100 बच्चे आज आए होंगे, और वो पैर छूते हैं, सब दौड़ के आते हैं, सर आपने मेरे को पहचाना? नहीं पहचाना सर, मैं ऑनलाइन पढ़ी हूँ आपसे, मेरे 232 नंबर आ रहे हैं। वो जो मोमेंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। ठीक, लगभग 200 बच्चे 2 दिन में निकल के जा चुके हैं। इसका मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट क्षण होता है कि बच्चा आया खुश होकर, सर मेरे 3 नंबर आ रहे, मेरा सिलेक्शन हो गया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और वो तब होगा जब आप साथ में कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट मतलब चीजों को याद करेंगे। आपको सिर्फ यही करना है कि इनको याद करना है। किसी किताब का एक पन्ना किसी का पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बार बार कह चुका हूं। बस सिर्फ जो पढ़ते जा रहे हो उसको याद करते जाओ, मेरी गारंटी है कहीं भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें लिखा हुआ और आपको याद नहीं हो, वो प्रॉब्लम है। अभी तो दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि पेजेज आपके 10, 15, 20, 50 भरे होंगे। जब ये कॉपी बड़ा हो जाएगा ना, तो पीछे वाला और आगे वाला, फिर वापस पीछे, तो फिर आगे वाला। इसका मतलब क्या करना है? उसके लिए बार बार रिवाइज करना है। ठीक, अच्छा, ये मत सोचना है कि इसको सब आता है, इसको सब आता है, इसको सब आता है। सब फर्जी है, किसी को कुछ नहीं आता है। मतलब ऐसे नहीं करा नहीं आता, मतलब हो सकता है किसी को एक्टिव हो। कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कई बार पिछले एक बच्चा या मेरा स्टूडेंट ऑफलाइन का रहा है, पुराना स्टूडेंट गणेश, तो वो उसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट नेट कभी आए नहीं जिंदगी में। वो गुरुजी मैं सब कुछ कर लेता हूँ लेकिन मेरे को ये नहीं आते हैं, क्या करूँ मैं उसको? तो मैंने कहा तेरे को मैं ट्रिक बताता हूँ इसको कैसे हल करना है, क्योंकि हो सकता है कई बार कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आए, तो ट्रिक से हल कर लो। अरे जब मैंने तैयारी कर रहा हूँ, मान लो मैंने एग्जाम दिया होगा, तो मेरे को आज जो पढ़ा रहा हूँ उसका 10% ही आता था केवल, मैं तो सच बोल रहा हूँ 10%। अब तो 10 साल पढ़ाते पढ़ाते तो सब कुछ आ गया। इसका मतलब परीक्षा जब देने जाओगे आप, तो ऐसा नहीं है आपको 32 टॉपिक पूरे के पूरे आ जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो पूरे नहीं आते होंगे, मेरे को भी नहीं आते थे, आपको भी नहीं आएंगे, पक्का नहीं आएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो पढ़ा हुआ होता है ना, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ तुगाड़ करके उस क्वेश्चन को ठीक कर ही देता है। लेकिन तुमने टच ही नहीं किया टॉपिक को कि नहीं इसको तो देखो ही नहीं थोड़ी साइड में, वो टॉपिक कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो देखना तो है, मतलब फोनेटिक पढ़ा है आपने, कुछ तो याद होगा, 20%, 30%, उसी में तुक्का लग जाता है, पर तुम देखोगे नहीं तो तुक्का लगेगा कहां से? तो मेन बात है कि चीजों को क्या करना है, उनको या पढ़ना जरूर है, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर भी नहीं आए तो पूछ लो। लेकिन टॉपिक को छोड़ना नहीं है, छोड़ दिए तो मर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उसी टॉपिक के सारे क्वेश्चन आ गए, फिर क्या करेंगे? फिर तो गई भैंस पानी में। तो पानी में जाना नहीं, हमें तैरते रहना है। ठीक, तो इसलिए ये ध्यान देना है कि सारे टॉपिक आप पढ़ लो। सर वो नोट्स भी पढ़ लूंगा और वो भी पढ़ लूंगा, वो किताब लिया हूं, वो किताब लिया हूं, कुछ मतलब पहले इसको याद कर लो। किसको? नोट्स को। उसके बाद में जब ये पूरा रेडी हो जाएगी, सर इसको खोलो, कुछ भी पूछ लो, मैं बता सकता हूं, उसके बाद फिर कुछ भी लाओ, तुम्हारी मर्जी, पर पहले ये पूरी नोट्स की पोथी तुम्हें याद होनी चाहिए। पहली कंडीशन यही है। इतने से पेज होंगे, इसमें 300-400 पेज लिखोगे मुश्किल से आप, उनको पूरा रट लो। 90% तो मटेरियल आपको ऐसे मिल जाएगा सीधा, और 100% लाने नहीं हमें। अभी जो बच्चा सेकंड ग्रेड में 90-95 नंबर ला रहा है, जीके पेपर तो मान लो अभी 30 तारीख को है ना, दे रहे हो आप में बहुत सारे दे के आएंगे, तो 90-95 नंबर ला रहा है जो बच्चा, क्वेश्चन ठीक करके आया, वो बढ़िया लाइन में है। 150 में से 90-85, 90-95 बढ़िया अच्छे बच्चे हैं सारे, कोई दिक्कत थोड़ी है। 150 थोड़ी करने हैं पूरे के पूरे। इसका मतलब हम 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन की गलती कर करा के भी जब सिलेक्शन हो रहे हैं, तो मर क्यों रहे हैं? जान क्यों निकल रही है? जान तो तब निकलती है जब हम गलत क्या करके आते बताओ। ओपन द डोर का पैसिव वॉइस गलत करके आओगे तब तुम्हारा कौन भला करेगा? तो उस समय कुछ नहीं हो सकता। इसलिए क्वेश्चनों को आराम से समझो, कंडीशन देखते जाओ, ऐसे बाल की खाल में मत घुस जाओ अंदर कि ये नहीं समझ में आया मेरे, तो ये नहीं समझ आएगा चक्कर में 15 दिन बैठे रहोगे तो फिर सारे टॉपिक और चले जाएंगे। ठीक, एक चीज को पकड़ के नहीं बैठना है। ये मेरी आपको एडवाइस भी और ऑर्डर भी है। ठीक, इट्स माई एडवाइस एंड ऑर्डर, और रिक्वेस्ट, सजेशन, कुछ भी मान लो, पर मान लो। ठीक, तो कामयाब हो जाओगे, नहीं तो चलो देखते हैं आगे वाक्य, आगे इधर आओ।
लेट हिम स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कर लिया है तो हमने। हेल्प द पुअर समझ में आ गया। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों से क्या होता है जनरली, क्या होता है, ऑर्डर होता है, लेकिन यहां किसका भाव है, एडवाइस और सजेशन का भाव है। ठीक है भाई, देखो जरा, प्लीज स्पीक लाउडली, कैसा वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, और साथ में क्या लगा, प्लीज, तो किसका भाव होगा, रिक्वेस्ट का भाव। वॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, सोचने की जरूरत नहीं है, कैसा वाक्य है, क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। यहां देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने जानबूझ के भूला नहीं हूं, मैंने जानबूझ के गड़बड़ करी है। इधर देखो क्या है, ये लिखा हुआ है डू यू नॉट स्पीक हिंदी, इधर देखना जरा, एक इंपॉर्टेंट बात समझाना चाह रहा हूं। ये कह रहा है डू यू नॉट स्पीक हिंदी, क्या लगा है स्टार्ट में, डू, और साथ में क्या है, नॉट। तो कभी कभी हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर में भ्रम हो जाता है कि ये कौन सा वाक्य है, इंपेरेटिव है कि क्या सेंटेंस है। तो वैसे मैं बेवकूफ बना रहा हूं, ऐसे बना नहीं सकता, उसको लगाना पड़ेगा लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो सबसे पहले यहां सीधा फोकस आपको कहां करना है, ये जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट बनाएंगे तब ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको लगाया नहीं वहां खुद जानबूझ के। पहली बात तो सीधा यहां देखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है या, नंबर एक पहली बात। दूसरा, अगर इंपेरेटिव होगा सेंटेंस तो ये बीच में सब्जेक्ट कभी नहीं होगा यहां पे। अगर इंपेरेटिव होगा तो क्या नहीं होगा, बीच में सब्जेक्ट। देखो कंपेयर करके बता रहा हूं आपको, बात समझ में आई क्या। इधर देखो क्या है ये, डू यू नॉट स्पीक हिंदी, और ये क्या है, डू नॉट स्पीक हिंदी। कोई दिक्कत, दो चीजें हैं। नंबर एक, पहला तो देखना क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं लगा। जहां क्वेश्चन मार्क लगा है इसका मतलब क्या है, इंटरोगेटिव, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है इसका मतलब, फिर देख लेंगे क्या है। तो इसका मतलब डू नॉट है, डू नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो कैसा हो गया, इंपेरेटिव। एक तीसरी कंडीशन कभी कभी और चालाकी करता है वो, देखो जरा क्या कहा उसने, डोंट यू स्पीक हिंदी, क्या बोला, डोंट। अब हमने पढ़ा डू नॉट और डोंट बात एक ही होती है, तो डोंट आया इसका मतलब डू नॉट हो गया। लेकिन अगर इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो डू नॉट या डोंट दोनों के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, फिर कौन आ गया, यू आ गया। इसका मतलब ये भी कैसा सेंटेंस नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है। अगर इसको लिखना ही होता है इसको तो ऐसे लिख देता, डोंट स्पीक। देखो डोंट के बाद क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आई, चारों वाक्य में पता लगा कुछ, दोबारा बता रहा हूं, दोबारा सुन लो। यहां हम अंतर कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में और इंपेरेटिव सेंटेंस में। यानी हमने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से, डू नॉट वाले, तो डू नॉट के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर डू नॉट के बाद वर्ब की, सॉरी, डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बजाय कौन आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, तो इसका मतलब देखना कि वो वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव वाले केस में चला जाएगा, और लास्ट में क्या लगा होगा, इंट्रोगेटिव मार्क भी लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक, कभी कभी और चालाकी करता है कि हेल्पिंग और नॉट दोनों को साथ में करके फिर यहां यू लगा दिया इसने, तो फिर इसको आप देखना कि डू नॉट के बाद वर्ब आई है कि नहीं आई है। अगर डू नॉट के बाद वर्ब आई है इसका मतलब तो कैसा है, इंपेरेटिव, और अगर वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, इसका मतलब कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कर लेंगे अंतर, यस और नो, बात समझ में आ गई। तो डू नॉट वाले वाक्य में कंफ्यूज होंगे क्या, ये इनका पैसिव डायरेक्ट नेट बनवाएगा आपसे, कंफ्यूज मत होना। अगर डू नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब वो इंपेरेटिव है। अगर डू नॉट के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब वो, अगर डू और नॉट दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब वो इंटरोगेटिव है। ठीक है, और डोंट के बाद में भी अगर सब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, डोंट के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब वो भी इंटरोगेटिव है। लेकिन डोंट के बाद अगर वर्ब आ रही है इसका मतलब वो कैसा है, इंपेरेटिव है। समझ जाएंगे, कंफ्यूज तो नहीं होंगे, यस और नो। तो इधर देखो जरा, अब ये क्या कह रहा है, डू यू नॉट स्पीक हिंदी, इसका मतलब मेरी गलती क्या है कि मुझे क्या लगाना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क, वो मैंने लगाया नहीं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि कैसा वाक्य है ये, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। हाउ विल यू आइडेंटिफाई, यू विल सी द सब्जेक्ट और वर्ब। इफ सब्जेक्ट इज गिवन देन यू कांट टर्म इज एज इंपेरेटिव, है ना, समझ गए। इधर देखिए, हु बीट्स यू, कैसा वाक्य है, कैसा वाक्य है, इंटरोगेटिव है, लेकिन संरचना कैसी बनी हुई है, सकारात्मक वाक्य की जैसी है। और कौन सा रह गया, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, ये वही बात है,
यहां भी मैंने लगाया नहीं इंटरोगेटिव मार्क। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, ये भी कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। ये चारों वाक्य और उतार लो, साथ में काम आएंगे, उतार लो। जो 11 11 थे ना, 11 थे ना, 15 कर लो इनको, 4 और लिख लो ये। आगे लिख लेना ब्रैकेट में कैसे वाक्य हैं, लिख लेना ब्रैकेट में कैसे वाक्य हैं। हो गए, उतार लिए। तो ये वाला क्या है? डू नॉट स्पीक हिंदी कैसा था? कैसा है? इंपेरेटिव। ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ये इंपेरेटिव, और ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक, उतार लिए? उतार लिए क्या? एक बार इधर देखो, ये जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वॉट यू आर डूइंग इज नॉट गुड, इधर देखना, वॉट यू आर डूइंग इज नॉट गुड। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एक कंसेप्ट ये पढ़ाऊंगा ये वाले क्वेश्चनों का। अब यहां एक्चुअली आपने क्या किया, वॉट देखा होगा स्टार्ट में, और वॉट देखते लगा होगा कि कैसा वाक्य हो गया, इंटरोगेटिव। किसी को लगा आपको ऐसा? किसी को नहीं लगा? लगा ना? बाकी किसी को नहीं लगा? ऐसा तो नहीं हो सकता यार, झूठ मत बोलो, तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम, किस किस को लगाए। हाँ उठे चार बात। ठीक है, इधर देखो, वॉट यू आर डूइंग इज नॉट गुड। अब कैसे पहचानेंगे? इधर आया वॉट, और वॉट के तुरंत बाद क्या है? यू लगा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वॉट के तुरंत बाद यू हो, या कोई भी सब ऐसा कोई वर्ड दिया हो। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। यहां क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके बाद में, इसका मतलब ये ऐसा वाक्य आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। और फिर लास्ट में देखो, यहां क्या होगा? फुल स्टॉप लगा होगा। अब जब ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कहते हैं इनडायरेक्ट वाक्यों का, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में से के स्थान पे आस्क कर देते हैं, आस्क। अब इस वाक्य में सीधा क्या करेंगे? वर्ड देखेंगे और क्या करेंगे? आस्क। यू आर, सॉरी, ही आस्क्ड, और फिर आगे जोड़ के फिर ऐसे कनेक्टिव लगाएंगे। क्या कनेक्टिव क्या लगाएंगे? फिर वॉट से ही काम चला लेंगे। अब वॉट नहीं, यहाँ कनेक्टिव और लगेगा, दैट साथ में। तो क्योंकि वाक्य कैसा है ये? सकारात्मक वाक्य। तो कैसे पहचानेंगे? इसके तुरंत बाद आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यू दिखाई दे रहा है, और आर यहाँ है, यहाँ होना चाहिए था, तब तो मान लेते। और लास्ट में यहाँ देख लेना क्या है? फुल स्टॉप है कि इंटरोगेटिव। इसको चेंज नहीं कर सकता हो, यहाँ लगाना ही पड़ेगा उसको। अगर इंटरोगेटिव है तो लगाना पड़ेगा उसको इंटरोगेटिव मार्क। तो कभी नहीं समझ में आए, सीधा ही वाक्य को देख के वॉट वाले को ये मत समझना कि इंटरोगेटिव है। हो सकता है वो एक्सक्लेमेटरी हो सकता है वो अफर्मेटिव हो, और हो सकता है वो इंटरोगेटिव हो। कैसा भी हो सकता है। किससे पहचानना है? मार्क से पहचानना आगे। ठीक, ये वाले क्वेश्चन में ये था, क्लियर हो गया ये? तो ऐसे वाक्य मिल जाएंगे आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया मैंने आपको। ऐसे सेंटेंस इसमें कैसे पहचानना है? लास्ट में क्या लगा होगा? मार्क लगा होगा, और यहां फिर आपको में हो सकता है कई बार क्या हो? हिडन हो। तो ये वाला मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब पक्का कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव। क्यों? क्योंकि अगर दूसरा वाला पार्ट होता, दूसरा मतलब एक्सक्लेमेटरी, तो उसमें तो केवल वर्ड के साथ लगाते हैं, केवल व्हाट और हाउ को छोड़ के। तो यहां लास्ट में पूरे सेंटेंस पे लग रहा है, इसका मतलब कैसा सेंटेंस है ये?
ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लेट वाले में कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प में बता दिया मैंने आपको कि कभी कभी ये वाक्य क्या कर सकते हैं, हमें एडवाइस या सजेशन का सेंस भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया? और इधर इनमें कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे आप। तो किसी भी प्रकार का वाक्य पूछे आप बता सकते हैं आसानी से। एनी प्रॉब्लम? लिखो, 5 सेंटेंस दे रहा हूं, अब गलती नहीं होनी चाहिए, लास्ट एंड फाइनल, फिर इसको क्लोज करते हैं। थर्ड कौन सा है? हाँ, ये वी नेवर अटेंड द क्लास। इधर देखो, ये कैसा क्वेश्चन है? वी नेवर अटेंड द क्लास, नेगेटिव है बट स्ट्रक्चर कैसा है? अफर्मेटिव। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस विद नेगेटिव सेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस विद नेगेटिव सेंस। ठीक है तो अफर्मेटिव, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है लेकिन मीनिंग कैसा है? नेगेटिव। अगर आपसे पूछेगा तो वाक्य 100% कैसा होगा? नेगेटिव ही। किसका इस्तेमाल हुआ है? नेवर का इस्तेमाल हुआ है? कुछ नहीं है, व्हाट जो भी है यू है, वो तो सिर्फ एक्सक्लेमेशन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे कनेक्टिव नहीं करते कई बार, है ना, ऐसे इस्तेमाल किया उसको, कुछ नहीं है। जो के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो भी है ना, जो भी तुम कर रहे हो, यहां ऐसे इस्तेमाल किया गया कनेक्टिव के सेंस में। हाउ इंटेलिजेंट आई एम, हाउ फुलिश आई एम, what a good teacher he is, what you say is not of my level, please do not go there, please do not go there, please do not go there. पहचान लिया? इसमें क्या जोर आ रहा है? सिंपल पहचान दोगे। पहचान लिया? पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? तो सुनो, एक बात और समझाना चाह रहा हूं। अब ऐसे थोड़ी मैंने बावड़ी तरह लिख दिया वाक्य, सुनो अब जरा। ये कह रहा है हाउ इंटेलिजेंट आई एम। जब मैं कह रहा हूं कि हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, एक सेंटेंस लिखा होगा, हुर्रे आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम, इसमें कौन सा सेंस होगा? हुर्रे आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम। क्या होगा? अरे क्या होगा? सडनली। क्या? अरे खुशी। हुर्रे का मतलब जॉय, खुशी। और अलास हिज फादर इज नो मोर, क्या हो गया? दुख। दुख हुआ। तो ये क्या कर रहा है? हाउ इंटेलिजेंट आई एम, इसमें क्या हुआ? इसको सुख हुआ कि दुख हुआ? ये मैंने आपको ये सिखाने के लिए नहीं लिखा वाक्य की एक्सक्लेमेटरी है, तो सबको पता दिख रहा है लास्ट में। तुम सोच रहे बावड़े तेरे 5 वाक्य और बना दिए गुरुजी ने। हाँ, हाउ इंटेलिजेंट आई एम, इसमें क्या हुआ? जॉय, मिजरी, सोरो, क्या लग रहा है आपको?
इसमें होता है सरप्राइज। हाउ इंटेलिजेंट आई एम कब बोला होगा इसने सेंटेंस? ऐसे थोड़ी है, देखो ऐसे तो सीधा ही बोल देगा मैं बहुत होशियार हूं। इसका मतलब कोई ना कोई इस व्यक्ति ने, कोई ना कोई इस नालायक ने, नालायक तो नहीं इंटेलिजेंट है, इसने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा कि सडनली इसको अपने आप क्या हुआ होगा, खुशी महसूस होगी, सरप्राइज भी हो गया होगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने हल कर गया, इसका मतलब बहुत इंटेलिजेंट हूं मैं। ये तो हुआ सरप्राइज इसको। ठीक, क्लियर हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, हाउ फुलिश आई एम, मैं कितना मूर्ख आदमी हूं। इसमें भी सरप्राइज हुआ अचानक, इसको हुआ कि नहीं हुआ? इसमें सरप्राइज नहीं होना, खुद को मूर्ख मानने में काहे का सरप्राइज है? अरे हाउ इंटेलिजेंट आई एम इसमें तो हो गया मैं कितना होशियार हूं, हाँ सरप्राइज हो गया बिल्कुल यार। मान लो कोई क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा हो और आप में से कोई बता दे तो क्या सोचेगा अंदर अंदर, मैं बहुत होशियार हूं, मैंने बताया आज तो। इसका मतलब तो क्या हो गया, हाउ इंटेलिजेंट आई एम। और क्लास में सबने हल कर दिया, एक फर्जी वही रह गया, कोई बताओ तो क्या सोच रहा होगा, मैं कितना फुलिश आदमी हूं। हाउ फुलिश आई एम, तो जब हाउ फुलिश आई एम बोल रहा है इसका मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है उसके लिए। क्या होता है? रिग्रेट। रिग्रेट होता है, कन्फेस करता है, खुद को स्वीकार करते हुए रिग्रेट करता है कि मेरे से गलती में बहुत मूर्ख आदमी हूं। तो ऐसी वाली कंडीशन में ऐसे देखते ही मत सोचना कि सरप्राइज है, कभी सरप्राइज हो सकता है, कभी रिग्रेट हो सकता है, डिपेंड करता है किस पे, वाक्य पे। ठीक, बस बाकी ठीक है। व्हाट अ गुड टीचर ही इज, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी है, सिंपल है। ये अभी मैंने बताया था, व्हाट यू से इज नॉट ऑफ माई लेवल, जो तुम कहते हो मेरे लेवल के बाहर की बात है। सर समझ में नहीं आती, सॉरी। कैसा वाक्य है? नेगेटिव। और लास्ट में क्या है, प्लीज डू नॉट गो देयर, कृपया वहां मत जाइए। कैसा वाक्य है? इंपेरेटिव। किसका भाव है? रिक्वेस्ट का भाव है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? एनी डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, कल मिलेंगे सेम इसी टाइम पे। कुछ दिन हमें इसी टाइम पे चलना है, ठीक, क्योंकि अभी वहां से लेट हो जाता है, 5:30 खत्म होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, थैंक यू।